नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो के अंत में आपसे कहा था कि अब अगला वीडियो एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिनकी गूगली अभी आने वाली है। तो आज बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। जिस तरीके से हिंदी पट्टी में साउथ की, दक्षिण के राज्यों की खबरें बहुत कम होती हैं, उसी तरह दक्षिण के राजनीति के बारे में भी हमें कम ही पता चलता है। लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू के पहिए पर देश की केंद्र सरकार टिकी हुई है, इसलिए यदा कदा चंद्रबाबू नायडू हेडलाइंस में आते ही रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार या एनडीए की सरकार की अस्थिरता के लिए इस बात का भी इंतजार करते हैं कि कौन सी बात से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार से नाराज हो कि उन्हें कुछ दिखाई दे कि इस सरकार पर कोई खतरा है। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू जिन परिस्थितियों में हैं और जिस तरीके से वो सरकार में आए, आपको मालूम है गुजरात दंगों के बाद जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ था, अटल जी सरकार में वापस नहीं आ पाए थे। उसकी एक बड़ी वजह, एनडीए वापस में नहीं आ पाई, उसकी एक बड़ी वजह कि चंद्रबाबू नायडू अविभाजित आंध्र प्रदेश में बुरी तरह कांग्रेस से हार गए थे और बीजेपी की सीटें भी कम हुई थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के उस वक्त बहुत ताकतवर नेता थे, कन्वीनर थे, संयोजक थे, उनकी पार्टी का बुरा हाल हुआ। 2004 में ही नहीं, 2009 में एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू हारे। उसके बाद 2014 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 19 तक मुख्यमंत्री रहे, आप जानते हैं। और अब 5 साल जगन रेड्डी के रहने के बाद 2024 में बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तेलंगाना के अलग होने के बाद। और अब चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं बताऊं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद सबसे पहले वो जो चर्चा में आए, जो विवाद खड़ा हुआ, जब उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले लड्डू के क्वालिटी पर और ये कहकर सनसनी फैला दी कि वो चर्बी से बने घी से का इस्तेमाल उस प्रसाद के लड्डू में होता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। उनको फटकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दी कि धर्म को इस तरह से राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे चंद्रबाबू नायडू को एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले ऐसी कोई बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए थी। इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद और इतने महत्वपूर्ण और इतने आस्था के प्रतीक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम के बारे में एक मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही। मजेदार बात यह है कि एसआईटी का गठन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये पूरा मामला चंद्रबाबू नायडू ने उठाया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी सतर्कता बरती। उस तरह का कोई विवाद उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बढ़ाया, न उस तरह का कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आपको सुनने को मिला होगा। चंद्रबाबू नायडू की आक्रामक तेवर और चंद्रबाबू नायडू के जगन रेड्डी के क्रिश्चियन होने का जो मसला उठा, उसको भी उन्होंने इस तरीके से उठाया और कि वो वहाँ के प्रसादम, वहाँ के लड्डू के बारे में पूरे देश में चर्चा होने लगी। खैर, एसआईटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन आपको बता दें, ये जो मंदिर है वहाँ का तिरुपति बालाजी मंदिर, उसका जो बॉडी संचालित करती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सदस्य हैं। तो उसमें टेंडर देते वक्त और कौन लड्डू बनेगी, कौन घी का सप्लाई होगा, वो जो कमेटी थी उसमें बीजेपी के भी मेंबर थे। ऐसा नहीं था कि जगन रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के सारे लोगों को उसमें शामिल किया था। बहरहाल ये एक विवाद हुआ, पूरे देश में बात गई। चंद्रबाबू नायडू ने ये बातें कहीं, इसके पीछे उनका मकसद क्या था? अगर अभी जांच नहीं हुई थी, पुष्टि नहीं हुई थी, तो फिर इसके सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एहतियात बरतना चाहिए था और रिपोर्ट आने देना चाहिए था। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू को क्यों, आपने तस्वीरों में देखा होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ावे के लिए वो जा रहे हैं। 13 करोड़ की वहाँ पर उन्होंने कैंटीन बनाने का ऐलान किया। और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को 15-20 दिन तक रखा। अभी
कोई कुछ ही घंटे पहले की एक खबर है कि 371 करोड़ रुपए के घोटाले में, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को 1 साल के पहले जेल में भेजा गया था, 50 से ज़्यादा दिनों तक वो जेल में थे और आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और सीआईडी के उसी गिरफ्तारी के आधार पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, आपको मालूम होगा कि तमाम मौक़ों पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने राज्यसभा में तत्कालीन मोदी सरकार को समर्थन दिया था और चंद्रबाबू नायडू को जब सीआईडी ने गिरफ्तार किया स्किल डेवलपमेंट स्कैम में, तो उसके बाद ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा उन पर दर्ज कर दिया। आज 15 अक्टूबर को 2024 जो पीछे बीता है, उसमें ईडी ने 371 करोड़ के उस घोटाले घपले में चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी और 25-30 करोड़ रुपए की जो है प्रॉपर्टी दूसरे लोगों पर जिन पर आरोप है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। चंद्रबाबू नायडू को इससे मुक्ति मिल गई। वो केस जिसकी वजह से चुनाव के पहले वो जेल में गए थे और केंद्रीय जांच एजेंसी और सीआईडी, अब तो सीआईडी उन्हीं की हो गई, उसी की ईडी की एक जांच थी और उनको क्लीन चिट मिल गया। चंद्रबाबू नायडू, ये पूरा स्किल डेवलपमेंट का मामला ये है कि जब वो 14 से 19 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 6 जगहों पर 6 केंद्र स्थापित करने की एक आंध्र प्रदेश की योजना थी प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ मिलके, जिसमें 33-3500 करोड़ रुपए का कुछ कुल खर्च होना था, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट पार्टीज जिसमें नोएडा की एक सीमेंस कंपनी है वो भी थी और उनको 90% लगाना था, 10% सरकार को पेमेंट करना था। ऐसा कहा जाता है कि 371 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफ़र कर दिए गए, पैसा उनको दे दिया गया, लेकिन अपने हिस्से का जो इन्वेस्टमेंट उनको करना था उन्होंने नहीं किया और जो 371 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे उसमें दरअसल 58 करोड़ रुपए ही लगे थे। तो इस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और ये इसमें घोटाला घपला हुआ और यही 371 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में तत्कालीन सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चंद्रबाबू नायडू की वो गिरफ्तारी बड़ी चर्चा में भी थी, उसमें नाटक नौटंकी भी पुलिस की तरफ से और चंद्रबाबू नायडू ने भी पुरजोर विरोध किया था। वो पुलिस के साथ जाने के बजाय वो एनएसजी की गाड़ी में बैठ करके गए, जो उनके सिक्योरिटी कमांडो उनके साथ चलते थे। बहरहाल पीछे जब से सरकार में आए हैं तब से चंद्रबाबू नायडू कई दौरे दिल्ली के कर चुके हैं और इस दौरे आखिरी दौरा जो किया उन्होंने और उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्हें ईडी से क्लीन चिट मिल गई। ये एक इत्तेफाक ही होगा कि उनके जाने के बाद ही ये मिल गई। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि चंद्रबाबू नायडू अभी पिछले इतने दिनों में 100 से ज़्यादा दिन हो गए, उन्होंने अभी तक सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है। आमतौर एक और आपको दिलचस्प बात बताएं, मेरे देखने में पिछले 3-4 बार से ऐसा होता है कि जिस दिन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं उसी दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी दिल्ली आते हैं। दोनों एक ही दिन दिल्ली आते हैं। अब क्यों आते हैं ये तो मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों पिछले 2-3 दौरे ऐसे हुए हैं जब दोनों एक साथ आते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया अभी पीछे दिनों। मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू ने किसी समाचार पत्र चैनल से कोई इतना विस्तार में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में 2-3 बातें मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जांच विपक्षियों के खिलाफ या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का जवाब जनता दे देती है और जनता ने दिया भी है। उनका इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ रहा होगा। हालांकि हरियाणा की चुनाव की जीत के बाद उन्होंने बीजेपी की बड़ी पीठ थपथपाई और कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी एनडीए जीतेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात चंद्रबाबू नायडू ने कही वो ये कि उन्होंने वकालत की कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बिना जातिगत जनगणना के सही तरीके से लोगों को चिन्हित करके उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं ले आ जाना चाहिए। और जातिगत जनगणना में कास्ट सेंसस में उनका पूरा यकीन है और वो पूरा समर्थन है और वो चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। तीसरी बात,
जो मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर है कि 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने कही है, जबकि पूरे दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को इसी बात पर घेरते रहे कि वो मुसलमानों को 4% आरक्षण दे देगी, वो इनका छीन लेगी, उनका छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी, भैंस वालों को दे देगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। ये आपने बातें सुनी ही थी। चंद्रबाबू नायडू ने लेकिन कहा कि ये एक दो भाइयों में नहीं भी पड़ सकती है, दोनों दो तरह के हो सकते हैं, तो भी घर चलता रहता है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका इशारा ये था। अब जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को शायद आपके जहन में हो या ना हो। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 4 जून 2024 को 3 चुनाव के नतीजे देश में आए थे। 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया और 12 जून को एक ही दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शपथ ग्रहण किया। लेकिन एक ही दिन शपथ ग्रहण करने के बावजूद भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों से 3 दिन पहले किए। यूनियन बजट जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया। उड़ीसा के तरफ से भी, उड़ीसा सरकार की तरफ से भी उसके दूसरे दिन यानी 25 जुलाई को, मुझे लगता है 23-25 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट और उड़ीसा का बजट पेश कर दिया गया। लेकिन आपको मालूम है कि आज अक्टूबर का तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला है और करीब करीब 12 जून से अगर आप जोड़ेंगे तो जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3 और अक्टूबर 4, 125 दिन के करीब होने जा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक आंध्र प्रदेश में बजट पेश नहीं किया है। यह असंवैधानिक तो नहीं है, लेकिन देश में ऐसा शायद ही कभी कोई मौका आया हो जब एक राज्य की सरकार बने 125 दिन से ज्यादा हो गए हो और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है बजट, यानी जिसके जरिए राज्य जो है पैसा, राजस्व इकट्ठा करता है और फिर कल्याणकारी योजनाओं पर खर्चा करता है, वो उसका जो लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब है, वो बजट के जरिए ही पेश किया जाता है। और आने वाले समय में कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किन योजनाओं पर कितना पैसा रखती है और उसका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, कहाँ खर्चा होगा, वो सब आवंटन बजट के जरिए होता है। ये सामान्य सी बात है, 10वीं में पढ़ने वाला लड़का भी जानता है। लेकिन अगर बजट न पेश हो तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार वोट ऑन अकाउंट के जरिए, संविधान में व्यवस्था है कि उसके जरिए अपना राज्य का या देश का खर्चा चलाते हैं। चंद्रबाबू नायडू इसी तरह से कर रहे और एक पूरा का पूरा जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का मामला था वो बीत चुका है और अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में हम जाने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 24 घंटे पहले 6 नीतियां तो घोषित की, उद्योग की, एमएसएमई की, पर्यटन की, जिसके जरिए वो कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरियां आंध्र प्रदेश को आएंगी। लेकिन बजट की घोषणा उन्होंने नहीं की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इनसाइडर्स सूत्रों के मुताबिक, कि चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे कि मोदी सरकार से जो 15,000 करोड़ की असिस्टेंस मिलनी थी वो जल्दी से जल्दी मिले। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि अपनी पोल प्रॉमिसेस यानी अपने चुनावी वायदे इतने तगड़े कर रखे हैं चंद्रबाबू नायडू ने कि उसको बजट में एकोमोडेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल देह साबित हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही कह चुके हैं कि 10 लाख करोड़ के घाटे में आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। अब सवाल है कि बजट पेश नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि ये बुजुर्गों को पेंशन 3,000 से 4,000 कर देंगे, स्कूल जाने वाले बच्चों को पैसा देंगे सालाना, इसके अलावा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, इसके अलावा महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री देंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं की पोल प्रॉमिसेस की घोषणा की थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ये है कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हज जाने वालों को 1 लाख रुपया देंगे, मस्जिद के देख रेख के लिए पैसा देंगे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाह देंगे, मौजन को देंगे।
तो मुसलमानों के लुभाने के लिए इतनी सारी बातें उन्होंने कही थी, 4% रिजर्वेशन की बात की थी। ये सब क्लियर तब होगा जब राज्य में बजट पेश किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू गुगली फेंक रहे हैं, अभी उनके समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पिच पर उसको घुमाई जाए। बजट उसी में लेट होते चले जा रहा है और आंध्र प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है। हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ों की बात की है, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बजट के जरिए अभी वो ले आ पाने में कामयाब नहीं हुए। देखिए चंद्रबाबू नायडू कब बजट लाते हैं और कब मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद मुसलमानों के लिए जो उन्होंने वायदे किए थे उसको किस हद तक पूरा करते हैं, किस हद तक पूरा नहीं करते। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो गया, इसलिए चंद्रबाबू नायडू उस प्रेशर में नहीं भी हैं, धीरे धीरे चीज़ों को करते जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी मानते हैं और चंद्रबाबू नायडू खुद भी मानते हैं कि उनकी पीछे की सरकारों में ये गलतियाँ उनसे हुई कि वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे कदम उठा ले गए। अभी अमरावती को वो बहुत आंध्र प्रदेश हैदराबाद की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट को वो पूरा करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है और पैसा हाथ में टन टन गोपाला है। और मोदी सरकार से, मतलब एनडीए केंद्र सरकार से जो पैसे की उनकी दरकार है, उसके लिए वो दिल्ली का दौरा लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि उन्होंने जानबूझकर पहले हिंदू धर्म से हिंदुओं को थोड़ा अपीज करने की, थोड़ा तुष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि 80% हिंदू मतदाता आंध्र प्रदेश में है। अब उसको बैलेंस करने के लिए लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने बजट में थोड़ी देरी की है, 2-4 कलाबाजियाँ और 2-3 और कलाकारी करेंगे। ईडी से उनको इस बीच अंतिम बार जब दिल्ली से वापस हैदराबाद वहाँ गए आंध्र प्रदेश, उसके कुछ ही घंटे के भीतर उनको ईडी से क्लीन चिट मिल गई। तो बहरहाल उनके बजट का इंतज़ार है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगली गुगली का भी इंतज़ार है। लेकिन मेरे इस बात से, जैसे तमाम यूट्यूब पर लोग हेडिंग लगाते रहते हैं या ऐसी बात करते हैं कि जैसा लगता है कि आज नहीं तो कल या आज ही रात या दोपहर होते होते चंद्रबाबू नायडू कुछ ऐसा कर देंगे जिससे मोदी सरकार बहुत हिल जाएगी, बहुत केंद्र की सरकार परेशानी में आ जाएगी, सकते में आ जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चंद्रबाबू नायडू छोटे मोटे कलाकार नहीं हैं। वो एक किंग मेकर के तौर पर पहले भी रहे हैं और वो अपने पोल प्रॉमिसेस को, अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए अभी कई तरह की कलाबाजियाँ दिखाएंगे। तो आगे भी इस पर बातचीत होती रहेगी। चंद्रबाबू नायडू की गुगली का हमें भी इंतज़ार है। नमस्कार।